बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अफराज नाज़िर 50-50 न्यूज़ चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। जैसा कि मेरे सब जानने वाले मुझे जानते हैं और सुनने वाले अब सुन चुके हैं काफ़ी कि हमारा मकसद क्या है। एक ही मकसद है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए एक हजूम नहीं कौम बन के दिखाना चाह रहे हैं। अपनी कोई भी ट्रेड है, आप किसी भी शोबे ज़िंदगी से मुंसलिक हैं, आप पाकिस्तान में कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी किस्म का, लेकिन एक इखलाकियात, एक दायरा होता है, कानून होता है, एक आइन भी है मुल्क का। जैसे इसी तरह आपने भी उस दायरे में रह के एक कौम के फ़र्द की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। तो मुझे जो लोग फ़ीडबैक देते हैं मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू वेरी मच। और आप मेरे नंबर्स वगैरह जितने भी हैं सारे आप देखिए, उन सब पे मुझसे रब्ता कीजिए। अगर आपके पास कोई ख़ास किस्म की मालूमात है तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए, तो वो मैं आपके नाम के क्रेडिट के साथ आपके अपने अपने प्रोग्राम में आपको ज़रूर जिक्र करूँगा। आज हमारा बड़ा सेंसिटिव मौजू है, एक ऐसा मौजू कि जिसको आम आदमी समझना भी चाहे तो नहीं समझता। उसको कभी ये शऊर नहीं दिया गया कि मईशत का एक लफ्ज़ रट्टा लगा के उसको सिखा दिया जाता है कि भाई मईशत मईशत मईशत। आपकी महंगाई का रोना रोया जाता है तो मईशत को बुनियाद बनाकर, आपके रोज़गार के मसले होते हैं तो मईशत को बुनियाद बनाई जाती है, आपकी हुकूमत की नलायकी है तो उसकी बुनियाद भी मईशत पे आ जाती है, आपके रोज़गार के मसले वो भी मईशत के हैं, आपके फ्यूचर प्लान कोई वो भी मईशत के ऊपर। यानी कि अगर आपकी मईशत ठीक नहीं है, इकॉनमिकल आप ठीक नहीं है, तो आपका मुल्क तरक्की में नहीं जा रहा बल्कि वो तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है। तो आप एक ही चीज़ बार बार हमारे सियासी मदारियों से भी सुनेंगे, हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से भी सुनेंगे, और बार बार वो एक ही किस्म का राग अलाप रहे हैं कि जी मईशत होती ऐसी अच्छी, हम होते तो मईशत को यूँ ले जाते, ये एशिया का टाइगर बन जाता, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में न जाती, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी हो जाती, शूज़ इंडस्ट्री, सर्जिकल इंडस्ट्री सियालकोट फैसलाबाद। आपका कराची, वो कहते हैं जी हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम सबसे ज़्यादा इसको करते हैं, हमारे हकूक़ मारे जा रहे हैं, कोई बंदा खुश नहीं है, कोई बंदा राज़ी नहीं है। मईशत फिर भी चली जा रही है, फैक्ट्रियाँ फिर भी चल रही हैं, बिजली चोरी फिर भी हो रही है। इन तमाम मसाइल के बावजूद भी आज भी मईशत के अगर लोगों से पूछें तो अपोजिशन कहती है मईशत ख़राब है, हुकूमत वाले बंदों से पूछेंगे वो कहेंगे मईशत बिल्कुल अपने पाँव पे, हम तो आगे तरक्की करें। आने वाले दिनों में पाकिस्तान न जाने एशिया क्या पूरी दुनिया के उफ़क़ पर न जाने कितना बड़ा सितारा बन जाएगा। तो ये हक़ाइक़ क्या हैं, इनके पीछे मसाइल क्या हैं। आज 50-50 न्यूज़ के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं मुल्तान शरीफ से। हमारे मेजर रिटायर्ड काशिफ़ इस्लाम चौधरी साहब लास्ट 10 सालों से, पिछले 10 सालों से कॉटन इंडस्ट्री के हवाले से इनकी ख़ास खिदमात हैं, और ये क्या हमारे लिए एक नए इंकिशाफ़ात करेंगे वो मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा। वो मेरे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे पूछेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं, ये मसाइल पैदा करने वाले लोग कौन हैं, इन मसाइल के पीछे हुकूमती नाअहल एहलकार हैं, अपोजिशन की कोई पुरानी गलतियाँ जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये हमें बताएंगे कि हमारा फ्यूचर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, रॉ कॉटन जो उसकी एक बैकबोन की तरह एक उसका फील्ड के उसके अंदर जुज़ है, उसके हवाले से ये हमें बताएंगे। इनकी ख़ास महारत यही है, इस पे ख़ास नज़र भी है, और जिस तरह के प्रोफेशनल इदारे में इन्होंने एक अरसा सर्व किया, और आज जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये अपने पिछले 10 सालों से अपनी खिदमात दे रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ऐसे लोगों को अपने वतन के लिए जो इनके जज्बे हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए, थिंक टैंक बनाना चाहिए। आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर आज कोई कहता है कि जवाल है, तो मैं समझता हूँ इनके अंदर थिंक टैंक नहीं है, और जो लोग मौजूद हैं काशिफ़ इस्लाम चौधरी जैसे, उनको भी आगे नहीं लोग आने देते, उनको भी वहीं पर रोका जाता है। रिवायती सियासत सिर्फ आपको इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं मिलेगी, आपको हर इदारे में मिलेगी, चाहे वो हुकूमती इदारा हो, चाहे वो एक लेबर का कोई छोटा सा इदारा हो जहाँ पे एक छोटी सी यूनियन होती है। ऐसा क्यों होता है? तो हम अपने आज के मेहमान से भी ये सवाल करेंगे, और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो इनसे भी 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 40 साल से वो कॉटन एक्सपर्ट हैं। उनका ताल्लुक़ भी मुल्तान से है, आबिद जैदी साहब उनका नाम है, और वो भी इस हवाले से हमारे उन मसाइल को जिनको ज़िक्र करेंगे जनाब काशिफ़ इस्लाम चौधरी साहब, उन मसाइल का हल क्या होना चाहिए। हमें क्या सांप की लकीर को पीटना है, हमने क्या रोने रोने अपने माजी के, हमने क्या अपनी हुकूमतों के लोगों को बुरा कहना है, गालियां देनी है, और कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे लगे कि ये कौम है और ये अपने मसाइल पे रोना रोना छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे तरक्की करना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर की, अपनी नस्ल का सोच रहे हैं। तो हम लोगों ने ये जो अपना एक मिशन रखा है, तो उस मिशन की ये 2 कड़ियाँ, मेरे दरख्शिंदा सितारे हैं, मेरे पाकिस्तान के, मेरे प्यारे वतन के, इन लोगों से आज आपकी मुलाकात इस मकसद के लिए है कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पिछले 1 हफ्ते से
ज़ोर शोर से प्राइम मिनिस्टर हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब एक क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैं फैसलाबाद गया और मैंने फैसलाबाद में जाके चंद चाड़िया। ਉਹ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट कि शायद ये पहला वीलॉग होगा जो हमारी मईशत की बैकबोन है, जिसे टेक्सटाइल कहते हैं, जिस पे आप कर रहे हैं। करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स और इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप, ये वो उस पर तो हर एक कर रहा है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जी। हम जब कहते हैं कि हमारी 65% ऑफ रेवेन्यू हमारी टेक्सटाइल अर्न कर रही है, तो वो है क्या? राइटली सेड कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो क्रेडिट ले रहे हैं वो ठीक है, और इस वक्त फैसलाबाद बूम पे है और टेक्सटाइल बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन ये टेक्सटाइल अच्छा क्या कर रही है? ये वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन इज़ डूइंग फाइन। ऑर्डर्स हैं आपके पास और काफ़ी आगे तक के ऑर्डर्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन ये एक साइड है। अगर आप इसकी दूसरी साइड देखें तो इस कॉटन या इस वैल्यू एडिशन को बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ का इस्तेमाल होता है वो है कॉटन, कपास। हमारा मुल्क बहुत लंबे अरसे तक दुनिया में 4th पोजीशन पे रहा हुआ है कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन पिछले 3-4 साल में हम डिक्लाइनिंग पे हैं और इस वक्त राइट नाउ हम लोग 5th पोजीशन पे आ चुके हैं। बदकिस्मती यह है कि 3-4 साल पहले हमने तकरीबन कोई 1.5 करोड़ बेल्स प्रोड्यूस की थी, जो रिकॉर्ड है, और आज 3-4 साल के बाद हम लोग 60 लाख बेल्स भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इतना बड़ा लॉस है ये इकॉनमी को, इतना बड़ा लॉस है स्टेट को, कि आज अगर हम इंपोर्ट करें इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए तो तकरीबन $3 अरब की कॉटन हमें इंपोर्ट करनी है। इतना ह्यूज जो है हमें फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजना पड़ेगा। और इस वक्त जो इसमें सबसे इफ़ेक्टेड लोग हैं वो हमारे जिनिंग सेक्टर है। हमारे जितने भी इंसेंटिव्स हैं, हमारा जो कुछ भी गवर्नमेंट इस वक्त सोच रही है वो वैल्यू एडिशन रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए सोच रही है, जो टेक्सटाइल सेक्टर में मौजूद है। लेकिन हम जब बात करते हैं रॉ मटेरियल की तो हमारा जिनिंग सेक्टर उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में कोई इंसेंटिव्स टेबल पे नहीं है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि जी हमें क्या करना है। इवन कि हम PCGA, जो पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन है, वो भी इस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हालांकि पिछले 3-4 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आया है PCGA के अंदर, जो एक वाइब्रेंट किस्म की लीडरशिप भी आ रही है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो इस चीज़ को हल नहीं कर सक रहे। इस साल जो सबसे बड़ा डर ये है कि हमारी तकरीबन 50% कैपेसिटी पे हमारी जिनिंग इंडस्ट्री ने काम किया है, 50 to 60% कैपेसिटी पे 40% ये इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। और आगे आने वाले सालों में जो चल रहा है वो लग रहा है कि ये ऐसा ऐसा वाइप आउट ये वाली इंडस्ट्री हो जाएगी। वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि जो आपका फार्मर कपास प्रोड्यूस करता है उसका बेसिक जो चीज़ है वो सीड है। बहुत शोर मचाया गया इसके ऊपर कि सीड को इम्प्रूव किया जाए, और जो सीड किसी वक्त पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था वो अपनी यूटिलिटी खो बैठे हैं। आज सीड माफिया इस मुल्क में राज कर रहा है। आपने क्या किया? आपने जो कैश क्रॉप्स में से गंदम की इमदादी कीमत रख दी, आपने गन्ने की इमदादी कीमत रख दी, लेकिन आपने कपास की तरफ सोचा ही नहीं। उसमें सब इंसेंटिव्स आपने ख़त्म कर दिए। सीड माफिया ने गवर्नमेंट के जो रिसर्च सेंटर्स थे उनको ओवरकम कर लिया, और उसके बाद उन्होंने अपने अपने सीड, इस वक्त यू कांट काउंट कि पाकिस्तान में कितने सीड्स हैं जो इस वक्त इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, और सीधे साधे किसानों को उस पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जब वो सीड लगता है, और नेचुरली जब घटिया सीड आप इस्तेमाल करेंगे तो आप घटिया कॉटन प्रोड्यूस करेंगे, ना वो आपको पर एकरेज जो क्वालिटी है, पर एकरेज जो क्वांटिटी है, वो सब में आप डेफिसिट होंगे। अब आप सीड से दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने जो कपास प्रोड्यूस कर ली, जो आपके पास खेत से वो कपास जिनिंग सेक्टर में आ गई, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है?
कुछ नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो मॉडर्न जिनिंग की तरफ जाए। वही सीना बसीना इल्म आ रहा है, वही इश्यूज़ आ रहे हैं जो आज से 50 साल पहले तरीक़ेकार था, आज भी वही हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि जो थोड़ी बहुत कपास जिनिंग फैक्ट्रीज में आती है तो उसको वहाँ पे सत्यानाश कर दिया जाता है और उसकी क्वालिटी को इतना ज़्यादा गिरा दिया जाता है कि उसका जो लोकल बायर है वो भी बमुश्किल जाके मिलता है कि जनाब उसको आप इस्तेमाल करेंगे। और हम क्या करते हैं कि हमारा जिनिंग सेक्टर फोर्स करता है हमारे बायर को कि जी आप बाहर से ख़रीदें। नेचुरली उन्होंने जो कॉटन इस्तेमाल करनी है, जो उन्होंने काउंट्स बनाने या जो कुछ भी करना है, उसके लिए उन्हें क्वालिटी कॉटन चाहिए। अब ये दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इस पर कुछ इनिशिएटिव लिया भी गया था, आईकिया वाले आए थे, BCI एक प्रोग्राम हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कॉपरेशन जिनिंग सेक्टर से हमें नहीं आई। राइट नाउ जो हमारा पॉइंट है कहने का वो ये है कि हाउ टू सेव दिस जिनिंग सेक्टर। 500 अरब रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है जी, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गवर्नमेंट इसको पूछ नहीं रहा है। और हो क्या रहा है कि आप यही यकीन करें कि इस वक्त जब एक फैक्ट्री चलती है, जब ये अपने ऑपरेशन शुरू करती है तो 400 से 500 के करीब ये जनरेट करती है मुख्तलिफ़ किस्म की नौकरियाँ। तो 50% या 40% तो आप ऑलरेडी सीजन में रिड्यूस कर गए। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? और उसके बाद हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता चूँकि वाइप आउट हो रही है तो इतना बड़ा जो आपका लोग हैं वो कहाँ जाएंगे जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या सोचेगी? हमारे एक जो इस वक्त मुशीर हैं, नाम मैं इस वक्त नहीं लूँगा, तो बाज़ औक़ात मैं बड़ा हैरान होता हूँ इन लोगों की सोच पे। तो उनकी सोच ये है कि जी इस मुल्क को तो चाहिए सिर्फ 300 फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ हमारी 1100-1200 फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं। ये वर्ल्ड कॉटन डे पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई इस मुल्क को चाहिए सिर्फ 300 फैक्ट्रीज़ हैं। तो भाई ये 800 वालों को फिर आप गोली मारते हैं, ख़त्म कर दें सारी इन्वेस्टमेंट को, इनसे बात ही ना करें। तो मेरे ख्याल में ये जो रुझान है कि पहले तो आपने 1100-1200-1300 फैक्ट्री लगने क्यों दी अगर आप कहते हैं जी 300 फैक्ट्रीज आपको चाहिए। अब जब वो लग गई हैं, बजाय इसके कि आप सीड क्वालिटी इंप्रूव करें, बजाय इसके कि आप कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जो पूरी स्ट्रेट को अंदर आप बहुत उठते हैं तो आप एप्टमा को जिम्मेदारी देते हैं। एप्टमा जिम्मेदारी क्यों करेगी? एप्टमा इज अ स्मार्ट बायर। हमारे मुल्क के जितना भी बायर है वेरी स्मार्ट, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। दे गेट द बेस्ट कॉटन एट द बेस्ट रेट्स। तो बात ये, या तो आप फिर यहाँ पे वियतनाम और बांग्लादेश मॉडल को ले आएँ कि आप पूरा ये कॉटन इंपोर्ट कंट्री बन जाए और इसको ख़त्म कर दें। इसके मुतबादिल कोई आप बता दें कि जी अगले 3-4-5 साल के बाद ये मुल्क कॉटन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लाइक जिस तरह अभी मुख्तलिफ स्टेट्स में ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में हुआ है, ग़ालिबन आज़रबाईजान के अंदर, उन्होंने कॉटन ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी हम कॉटन इंपोर्ट करेंगे। तो आप जब ये बात करें या तो फिर खुल के बात करें ना, ताकि लोगों को पता चले। तो दो जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, एक आपकी सीड है और एक आपकी जिनिंग है। PCGA कोशिश कर रहा है कि जी हम इस जिनिंग सेक्टर को बचा लें। जो अभी उसकी लीडरशिप आई है, वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी प्रोफेशनल, वो उनकी लीडरशिप मौजूद है इस वक्त। लेकिन आगे कोई सुने तो सही, कोई इसका तदारक तो करे, कोई इस पर बात तो करे। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जी इसको देखें और ये मेन प्रॉब्लम्स है यहाँ पे इस वक्त दो, इनको मामलात को आगे लेके चलें। मेरा नाम आबिद जैदी है। सबसे पहले मैं बड़ा मशकूर हूँ 50-50 चैनल का और फराज साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बहुत अहम इशू, बल्कि बर्निंग इशू है इस वक्त हमारी इकोनॉमी के एतबार से, उस पे कुछ बोलने का इन्होंने मुझे मौका दिया। मुझसे पहले यहाँ पे मेजर काशिफ साहब जो हैं वो इस पे अच्छी सेर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे इसमें आस्पेक्ट जो हैं वो कवर किए हैं। तो मैं इसमें चंद एक बातें जो है ना वो अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे बुनियादी बात ये है, मसाइल जो हैं वो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के जो रिलेटेड हमारा फील्ड है, वो उसका रॉ मटेरियल है, उसके मसाइल तकरीबन सबको पता है। जो असल इशू है वो ये है कि उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसका हल क्या है उन मसाइल का। तो हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो उसका बुनियादी जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस वक्त सपोर्ट करने की बात है, वो हमारी कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है कि वो किस तरह बढ़ाई जाए। उसमें एक मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ वो चल रहा है कि जी अगर यहाँ पे नहीं होगी तो इम्पोर्ट हो जाएगी, टेक्सटाइल को कोई इश्यूज़ नहीं है।
इश्यूज़ हैं, जैसे पहले भी इसका जिक्र हो चुका कि आप 3-4 अरब डॉलर जो हैं वो अपना, हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है ये हमारे मुल्क के लिए, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, तो हम उसको इस तरह अगर ज़ाया करें कि हम किसी और जगह पे उसको यूज़ कर सकें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में उसको हम उससे फेवर लें, ना कि हम उसको वी शुड थ्रो इट लाइक एनीथिंग को, इसके लिए हम 3-4 अरब डॉलर जो है ना वो ज़ाया करें। तो उसमें ज़रूरी है कि इसको बचाएं। वो गवर्नमेंट के ये हिट कर रही है आपकी इकोनॉमी को, ये साइड। दूसरी ये है कि आप अपनी कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर रहे हैं। ग्रोअर जो है आपका वो भी उसमें हिट हो रहा है कि आप एक बड़ा सेक्टर जो है, 2 सेक्टर जो हैं उनको, बल्कि तीसरा सेक्टर उसमें आ गया टेक्सटाइल, तीनों को आप हिट कर रहे हैं इस पे तवज्जो ना देने की वजह से। तो आप बेसिक बात यह है कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। प्रोडक्शन बढ़ाने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ 2 मसाइल हैं टेक्सटाइल को दरपेश, एक तो प्रोडक्शन, दूसरा ये क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इश्यूज़ हैं, बल्कि क्वालिटी का इशू क्वालिटी की वजह से ही बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। हमारे पास हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत महंगी और क्वालिटी में बहुत हल्की। ये हमारे यहाँ ये मसला हमारे मुल्क का एक मौजूद है, जो जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत बुरी तरह हिट हो रही है। ये आस्पेक्ट हम नहीं देख रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी टेक्सटाइल कोई इशू नहीं है कि वो इंपोर्ट कर लेंगे कॉटन। देखिए, अगर बांग्लादेश, थाईलैंड और आप किसी कंट्रीज़ के साथ उसको वो करते हैं तो वो कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन जो है या अमेरिका जो है, वो उनको बहुत सारे जगहों पे उनको वो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, वो उनको बहुत सारी रिलीफ देते हैं उनके टैक्सेस में उनको। वो हमारे मुल्क को वो सहूलत मुयसर नहीं है। तो हम उनसे कम्पीट कभी भी नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिलेगा अगर हम अपनी कॉटन को प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे और इंपोर्ट पे जाएंगे। तो हमें एक तो फॉरेन एक्सचेंज किया, दूसरा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। हमारे जो दूसरे कंपटीटर्स हैं, चूँकि उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ ज़ीरो रेटेड उनको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। तो इसलिए हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली हमें अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी है। जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्वालिटी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी हमारी। तो हम इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखें जितनी ओरिजिन्स हैं उससे हमारे रेट जो हैं लोकल कॉटन के वो सबसे ज़्यादा है, और क्वालिटी इज़ वेरी वेरी पुअर। उनका कम्पीट ही नहीं कर रहा, यानी हम उसको उसके मुकाबले में हमें इस वक्त इम्पोर्टेड सूट कर रही है। लेकिन ये देखें कि हम बाकी अपने सेक्टर्स हैं, ग्रोइंग अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिनिंग सेक्टर है, उनको भी हिट कर रहे हैं हम। इन तीनों सेक्टर्स को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। उसके लिए बहुत सारा काम 2-3 पिछली हुकूमतों के ज़माने में भी इससे कुछ ना कुछ इस पर वर्किंग होती रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी किसी एक कंसेंसस पे वो नहीं आ सके कि उनको लगा कि अगर कहीं फॉरेन कंपनी को लेके आएंगे, लाइक मोनसेंटो के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी कि ये लोकल जो हमारे यहाँ के ब्रीडर्स थे या डील करते जो डीलर्स हैं हमारे सीड को, उन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा, वो भी एक माफिया है, उन्होंने भी काफ़ी रेजिस्ट किया कि ये काम ना हो तो हमारी दुकान जो है वो बंद हो जाएगी इसमें। उस पर उसका बजट भी बहुत बड़ा था, तो गवर्नमेंट ने उस पर ज़्यादा उस पर प्रोसीड नहीं किया। उसको मैं ये समझता हूँ कि उस पर अगर गवर्नमेंट ये समझे कि उस पर प्रोसीड नहीं कर सकते ये मोनसेंटो लाइक जो स्ट्रक्चर है, तो उनके लिए एक अल्टरनेट, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी उस पर गुजारिश की थी कि वो ये है कि आपके यहाँ जैसे पहले जिक्र हुआ कि रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है, इतना हौच पौच और हैफहैज़र्ड वे में यहाँ काम होता है हमारे मुल्क में। इसी तरह सीड जो है हमारा माफिया, वो इतनी बुरे हालात हैं उनके कि इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। कमर्शियल सीड जो है, जो क्रश होना जिसे खल बनती है, वो स्विंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो बिक रहा है। 200 रुपये का सीड जो है लेके 2000 रुपये का सेल हो रहा है। इस तरह के काम हमारे मुल्क में हो रहे हैं। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट इसको नहीं टेकअप कर सकती, मेरी ये तजवीज़ है और इंशाल्लाह ये फ्रूटफुल होगी कि अगर आप सिर्फ ये काम कर लें, एक क्रैक डाउन करें यहाँ की जो सीड कंपनीज़ हैं, सीड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, आप उनको स्क्रूटनाइज़ करें,
कोई मेरा ख्याल है कि 750-800 कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारी हैं कि जो कि ये सीड का काम कर रही हैं, और फेक सीड जो है वो बहुत पुअर क्वालिटी का सीड जो है वो, इस पे मैं ये बात नहीं कर रहा, तो बहुत लोग इस पे बात कर चुके हैं और ये बात आम हो रही है। इस पे कंसेंसस है सबका कि जो बुनियादी मसला हमारे यहाँ पे है इस वक्त वो ये है, सीड, प्रॉपर सीड जो है ग्रोअर को दिया जाए। उसके लिए बुनियादी बात यह है कि गवर्नमेंट उसको स्क्रूटनाइज करे, कंपनीज़ को जितनी काम कर रही हैं पुरानी उनकी कारकर्दगी देखे कुछ सालों की, जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया वो 10-20 ऐसी कंपनीज़ हैं। ये नहीं है कि हमारे मुल्क में सब ख़राब काम कर रहे हैं, वो अच्छी कंपनीज़ भी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उनको गवर्नमेंट जो है वो स्क्रूटनी करे, उनकी बाकियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे, सख्ती से कोई रेगुलेटरी बॉडी हो जो कि इसको देखे कि ये हो क्या रहा है, कौन सा सीड कमर्शियल सीड और सरेआम हो रहा है, कोई छुप छुपा के नहीं हो रहा। ये नहीं जिनिंग फैक्ट्री से इस दफ़ा भी जो सीज़न शुरू हुआ उसमें लोगों ने बैग्स भर के जो है ना वो सेल किए हैं सीड बना के, उसको बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन के अनरजिस्टर्ड अनसर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर गवर्नमेंट इसी को कंट्रोल कर ले तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी प्रोडक्शन जो है इससे ही आप उठा के इसको कम अज़ कम, ये अभी 50% रिड्यूस हो गई आपकी क्रॉप जो है वो इस साल, यानी बड़े अफसोस की बात है कि ये कह रहे जी 50-55 लाख बेल के करीब होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सिर्फ इसको सीड कंपनीज़ को ही कंट्रोल कर ले, तो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी उनको मौका दे, तो अगले साल ही आपकी क्रॉप इससे डबल हो सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसमें आपको को बहुत बड़े, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हम सीड के बोर्ड में जाएंगे तो वो कुछ फिजिबल नहीं है, वर्केबल नहीं है, तो वो उसकी फर्स्ट स्टेज पे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट स्टेप पे आप ये काम करें कि आप उसको अपनी जो लोकल सीड कंपनीज है ना उनको मॉनिटर करें कि वो क्या कर रही हैं। वो आप ये करें तो आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, और उसके साथ साथ जब प्रोडक्शन बढ़ेगी क्वालिटी आपकी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। ये कोई हल नहीं है कि आप कहें जी कि इम्पोर्ट हो जाएगी, कोई मसाइल हैं, या आप इसको कैलकुलेशन में लाएंगे, कैलकुलेटर पे लाएंगे तो आपको पता चलेगा 3 सेक्टर को हिट कर रहे हैं आप, ग्रोअर को कर रहे हैं, जिनर को कर रहे हैं और आप टेक्सटाइल को भी कर रहे हैं। ये उसको बेहतरी के लिए तीनों सेक्टर्स की और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। आपकी शुगर केन है या दूसरी जो क्रॉप्स हैं वो एक फील्ड को डील करती हैं, वो ये आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन जो है वो, कपास आपकी देखें कितनी इंडस्ट्री को फीड कर रही है, बेशुमार इंडस्ट्री को ये फीड करती है। तो ये आप उसके साथ उनको मैच नहीं करना चाहिए, इसको गवर्नमेंट को चाहिए इस पर तवज्जो दे और ये इसको रेगुलेट करें, इसको वॉच करें, मॉनिटर करें, तो इंशाल्लाह इसी से प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ जाएगी और इससे काफ़ी बेहतरी आएगी इन चीज़ों में। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का जो बहुत ही मोहब्बत से तशरीफ़ लाए मेरे पास, और आज मेरे वतन की एक अहम इंडस्ट्री के हवाले से उन्होंने कुछ मसाइल की निशानदेही की और उनके हल भी तजावीज़ दी हमें कि भाई हमें हुकूमत को यूँ करना चाहिए। तो ये एक ही हमारा कोई शो नहीं होगा, हम इस तरह इनको दोबारा भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बल्कि और भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लोगों को भी, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि हमारे यहाँ ये जो रिवायत है कि जी सिर्फ मसाइल की निशानदेही करनी और चुप करके निकल जाना, तो हम उससे अजाब से भी निकलेंगे। हम लोग मसाइल की निशानदेही भी करवाएंगे और उसके अलावा उन हल को भी सामने लाएंगे ताकि हमारी हुकूमत और इदारे इस इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री उनके मसाइल के हल की तरफ संजीदगी से कोशिश करे। तो मैं अपने इन दोनों मेहमानों का, जनाब मेजर काशिफ इस्लाम और आबिद ज़ैदी साहब, इन दोनों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और इनके बहुत सारी चीज़ें और भी फीडबैक आएगा। आप भी इसी इंडस्ट्री से अगर रिलेटेड हैं, कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर, हमारा व्हाट्सअप नंबर इस पर डिस्प्ले हो रहा है, आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपको भी अपने इस मिशन में शामिल करेंगे। तो हमें हजूम से निकलना है, कौम बनना है, तो कौम बाशऊर होती है तो बनती है। तो हमें जब कौम बनेंगे तो हमारे जितने मसाइल हैं, किसी के भी मसाइल हैं, वो हमारे मसाइल हो जाएंगे, हम उनका हल भी तलाश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।